बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मज़ार पर आए लोगों की तरह वो भी एक तरफ को चलती जा रही थी। वो यहाँ पहले कभी नहीं आई थी। आज पहली बार यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आई थी। उसकी मन्नत की भी अजीब कहानी थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन अभी मज़ार के अहाते में चलते हैं, जहाँ पर वो लोगों की कतार में चलती आ रही थी। काली चादर ओढ़े हुए, अपने मुंह को आधा ढके हुए, वो सब में चलते हुए भी सबसे मुनफरिद लग रही थी। उसके साथ उसकी माँ थी। वो दोनों नंगे पैर होते हैं मज़ार में आए। बाकी लोगों की तरह उन्होंने भी अपने जूते बाहर ही उतार दिए थे। अहाते से चलते हुए वो आगे मज़ार के ऐन बीचों बीच लगे बड़े सारे दरख्त की तरफ बढ़ गई। उसे अपनी मन्नत यहाँ पे ही पूरी करने दी। मन्नत पूरी करके उसे अंदर मज़ार पर हाज़िरी देनी थी। वो दरख्त के पास चली गई। उसकी माँ पीछे खड़ी हो गई, क्योंकि जिसकी मन्नत होती है वही दरख्त के करीब जा सकता है। इसीलिए वो दरख्त के करीब गई। दरख्त के नीचे एक बड़े बालों वाला काला चोगा पहने, गले में मोटे मोटे मोतियों की माला और हाथों में बड़ी बड़ी नगीनों वाली अंगूठियाँ पहने हुए एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, जिनके बाजू पर काला धागा बंधा हुआ था, जिसे मन्नत का होता है। वो आगे बढ़कर दरख्त के नीचे ऐन बीचों बीच खड़ी हो जाती है। जैसे उसकी माँ ने उसे बताया था, वो वैसे ही उसी तरीके से अपनी मन्नत को पूरा करती है। मन्नत पूरा करने के बाद वो जैसे ही वापस मुड़ती है, बुजुर्ग उसका नाम लेकर उसे आवाज़ देते हैं। वो हैरत से और खौफ से पीछे मुड़कर देखती है। उस बुजुर्ग की आंखों में उसे अजीब सा खौफ और इसरार नजर आता है। वो वहाँ पर चंद लम्हे भी खड़ी नहीं हो पाती और भाग कर वापस अपनी माँ के पास आ जाती है। उसका सांस फूला होता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? वो माँ से कहती है कि माँ बस घर चलो, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि अभी तो हाजिरी भी देनी है, इसके बाद ही घर चलेंगे। उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती साथ लेकर मज़ार के अहाते में चली जाती है, लेकिन उसका दिल वहाँ से उचाट हो चुका होता है। उसका ध्यान बार बार दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग की तरफ जा रहा होता है। वो कौन थी और वहाँ पर किस मन्नत के लिए आई थी? चलिए इसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम आलिया है, लेकिन घर में सब मुझे लाली कहते हैं। मैं घर में सबसे छोटी और सबसे लाडली हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, भाई, भाभी और एक भतीजा है। अब्बा के इंतकाल को काफ़ी वक्त गुजर गया। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब एक रोड एक्सीडेंट में अब्बा की मौत वाक़ई हो गई थी। अब्बा की जगह पे ही भाई को मिल में मुलाजमत मिल गई थी और अब्बा की पेंशन अलग से लग गई थी। हमें माली तौर पर तो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब्बा की कमी का जो खला था वो कभी पूरा नहीं हो सका। घर में अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मौजूद था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मिल में मुलाजमत की वजह से भाई को अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन अम्मा ने मुझे तालीम दिलाई और अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ाया। अब मैं कॉलेज जा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ती रहती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज में आकर यहाँ का माहौल यकसर तब्दील था। आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा यहाँ पर दिल लग गया था। मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। अब भी मैंने जल्द ही अपनी जहानत के बलबूते पर उस्तादों की नज़रों में अपना मकाम बना लिया। मैं हर टेस्ट में अच्छे नंबर लेती और हर सवाल का तफसील से जवाब देती थी। जल्दी टीचर ने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया। मैं बहुत खुश थी और इसी खुशी में मैंने और मेहनत शुरू कर दी। माँ मुझे इतनी मेहनत और लगन से पढ़ता देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अच्छी तालीम हासिल करके किसी अच्छे ओहदे पर जॉब हासिल करूं। माँ ने भाई के लिए भी यही ख्वाब देखे थे, लेकिन मजबूरन भाई को अपनी तालीम अधूरी छोड़ना पड़ी थी। इसीलिए माँ और भाई दोनों अब मुझे किसी अच्छे मकाम पर देखना चाहते थे। मैं अपनी पढ़ाई से फारिग वक्त में अपने भतीजे को भी साथ साथ पढ़ा रही थी। अभी तो वो सिर्फ 3 साल का था, लेकिन मैंने उसको घर पर ही काफ़ी तैयारी करवा रखी थी, ताकि किसी अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाऊँ। मेरी रोज़मर्रा की पुरसुकून ज़िंदगी में कंकर उस दिन गिरा जब मेरे चचा की फैमिली अचानक हमारे घर चली आई। अब्बा के जाने के बाद उन्होंने बहुत कम राब्ता रखा था। हमसे मिलना पसंद नहीं करते थे कि कहीं हम उनसे किसी किस्म की माली मदद ही ना मांग लें, लेकिन अल्लाह ने कभी उनका मोहताज नहीं किया। अब एकदम से उनका अचानक इस तरह से आ जाना हमें कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहरहाल हमारे खूनी रिश्ते थे, इसीलिए खुशी तो बहुत हुई थी। हमने अपनी हैसियत से बढ़कर उनकी तवाज़ो की। इसके बाद तो जैसे उनको रास्ता मिल गया, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते और घंटों हमारे घर में बैठे रहते।
अब तो मुझे उलझन होने लगी थी। इस तरह आज भी जब मैं कॉलेज से वापस आई तो वो लोग आए बैठे थे। मेरा मूड ही ख़राब हो गया था। मैंने अम्मी को देखा था, वो किचन में मसरूफ़ थी, जबकि भाभी उधर उनके पास ही बैठी हुई थी। अम्मी इस वक्त बिरयानी को दम दे रही थी। मैंने गुस्से में जाकर कहा, अम्मी इनको क्या मसला है? ये लोग अपने घर क्यों नहीं टिक कर बैठते? रोज़ाना ही मुँह उठाकर इधर चले आते हैं। खाना खाकर चाय पीकर सारा दिन गुजार कर शाम को जाते हैं। आखिर इनका मसला क्या है? क्यों अब ये हमसे मिलने आ गए हैं? मेरी आवाज़ गुस्से में थोड़ी बुलंद हो गई। अम्मी ने मुझे गुस्से से घूरा और आहिस्ता बोलने के लिए कहा, तुम्हारे अब्बू के रिश्तेदार हैं, अगर 2 घड़ी मिलने के लिए आ जाते हैं तो क्या बुरा है? अम्मी ने कहा तो मैं उनको जैसे याद दिलाने लगी कि अब्बू के मरने के बाद तो ये कभी नहीं आए। तब तो इन्होंने नहीं पूछा हमें। अब्बू के मरने के बाद इन्होंने निगाहें फेर ली। अब ये किस मुँह से हमारे घर चले आते हैं और फरमाइशी खाने बनवाते हैं? मैंने जैसे जिद होते हुए बिरयानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। शुरू में जो मुझे उनका आना अच्छा लगा था, अब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अम्मी कहने लगी कि तुम अभी कॉलेज से आई हो, थकी हुई हो, मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर आ जाओ, मिलकर खाना खाते हैं, बाकी बातें शाम को करेंगे। अम्मी ने जैसे मुझे वहाँ से टालने के लिए कहा। मैं भी फिलवक्त खामोश होकर कमरे की तरफ चल पड़ी, क्योंकि अभी अम्मी से कुछ भी कहना फजूल था। मैं नहाकर कपड़े बदलकर वापस लाउंज में चली आई। वहाँ पर अब खाना शुरू हो चुका था। मैं भी एक प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी डालकर बैठ गई। चची मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। चाचू का बेटा अहमद भी साथ ही था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे घूर घूर कर देखता था जैसे कच्चा ही खा जाएगा। मैं वैसे भी उससे ज़्यादा मुंह नहीं लगाती थी। हाँ, अलबत्ता चच्ची की बेटी सादिया बहुत अच्छे मिजाज की लड़की थी और मेरी उसकी तो काफ़ी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन आज वो साथ नहीं आई थी। आज अहमद और चच्ची ही आए थे। खाना खाने के दौरान चच्ची कहने लगी, लाली तुमने कितना पढ़ना है और फिर पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करने लग जाओगी? अब घर पर बैठो, अपनी माँ का हाथ बटाओ। इसे भी अब आराम की ज़रूरत है। घरदारी सीखो, कल को तुम्हारी शादी भी तो करनी है। चच्ची के इस तरह कहने पर मुझे एकदम गुस्सा सा आ गया था। मैं माँ के लिहाज की वजह से चुप रही। अम्मी भी जैसा चच्ची की बात सुनकर खामोश हो रही, जैसे उन्हें तवक्को नहीं थी कि चच्ची ऐसी कोई बात करेंगी। फिर वो अम्मी से तायद देने के लिए कहने लगी, क्यों भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? चच्ची की बात के जवाब में अम्मी फीका सा मुस्कुरा दी, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रह सकी। मैंने कहा, चच्ची ये मेरा ख्वाब है जो मेरी आंखों में मेरे भाई और माँ ने रखा था। मुझे पढ़ लिख कर किसी मकाम पर खड़े होना है। मैं चाहती हूँ जो मकाम मेरे भाई को नहीं मिल सका मैं वो हासिल करूँ। इसीलिए मैं खूब मेहनत करती हूँ। पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक किसी मकाम तक नहीं पहुँच जाती। मेरी बात सुनकर चच्ची खामोश बैठी रही। चच्ची को शर्मिंदा करने के लिए अहमद से पूछा, अहमद तुम क्या करते हो? लगता है आजकल तुम फारिग हो, क्योंकि रोज़ तो तुम इधर आए होते हो। अगर कोई काम करते या पढ़ते होते तो फिर तो तुम्हारे पास वक्त ही ना होता ना। मेरी बात सुनकर चच्ची को बहुत गुस्सा लगा और वो कहने लगी, लगता है तुम्हें यहाँ हमारा आना पसंद नहीं। और मुझे देखो, मैं तो पुराने रिश्तों को बहाल करने के लिए आ जाती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता अपने अहमद के लिए मांग लूँ, लेकिन तुम तो हमें पसंद ही नहीं करती। चच्ची ने गुस्से और नफरत से कहा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही अम्मी कहने लगी, लाली तुम कुछ न कहो और चुप रहो, अपनी चच्ची से माफ़ी मांगो, तुमने बदतमीज़ी की है। अम्मी के कहने पर मैं उनकी तरफ देखने लगी और कहा, अम्मी मैंने क्या गलत कहा है? मैंने तो बस अहमद से यही पूछा है कि वो क्या करता है, इसमें गलत बात क्या है? मेरी बात सुनकर अम्मी नज़रों ही नज़रों में जैसे मुझे समझाने लगी। मैंने अम्मी की आंखों के इशारों को नज़रअंदाज किया और वहाँ से उठकर चल दी। लेकिन अपने पीछे मुझे चच्ची की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी, जो अम्मी से कह रही थी कि भाभी अभी तो लाली नहीं मुझसे बदतमीज़ी की है, कल कला कोई अपने ससुराल में भी यही सब कुछ करेगी। हम तो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर गए कि हमारी अपनी बच्ची है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई गैर कब बर्दाश्त करेगा? मैं अब भी आपके आगे दामन फैलाती हूँ। मुझे लाली का रिश्ता दे दीजिए, मेरा अहमद उसे फूलों की तरह रखेगा। चच्ची ने फिर जैसे खुशामद भरे अंदाज में कहा। अम्मी उस वक्त खामोश रहीं और चच्ची से यही कहा कि हम तुम्हें सोच कर जवाब देंगे। अभी हमने लाली की शादी नहीं करनी है, लेकिन जब करनी होगी मैं ज़रूर अहमद को सामने रखूँगी, क्योंकि मेरे घर का बच्चा है। अम्मी की बात पर चच्ची का चेहरा जैसे बुझ गया। इसके बाद जब भी चच्ची आती मुझे मेरी बच्ची करके बहुत प्यार जताती, गले लगाती, पास बिठाती। मुझे ये सब लाड प्यार बिल्कुल पसंद नहीं थे, ना ही मुझे ये लोग अच्छे लगते थे। चच्ची का अब भी वही मामूल था। हालांकि उनको पता था कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन ना तो वो आने से बाज आती थी, ना ही प्यार जताने से।
फिर एक दिन अम्मी और भाभी बाजार किसी काम से चले गए। मौसम बदल रहा था तो छोटे भतीजे शान के कपड़े लेने थे। कुछ घर की ज़रूरत की अशिया थी तो अम्मी और भाभी शान को मेरे पास छोड़कर बाजार चली गई। भाभी अपनी जॉब पर थी। अम्मी और भाभी को गए हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि दरवाजे पर बेल हुई। मैं हैरान होती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई क्योंकि अमूमन मोहल्ले में से कोई आता नहीं था और अम्मी और भाभी को गए हुए तो अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने चच्ची और अहमद को देखकर मेरा मूड शदीद ख़राब हो गया। लेकिन मरता क्या ना करता कि मिस्ताक उनको अंदर बुलाना ही पड़ा। मैंने कुछ देर बाद ही चच्ची से कह दिया कि अम्मी और भाभी बाजार गए हैं, न जाने कितना वक्त लगे। लेकिन उनको तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो सोफे पर ही नींद दराज हो गई और कहने लगी, चलो अच्छा है, आज तुमसे ढेर सारी बातें करूँगी और तुम्हारे हाथ का बना मज़ेदार खाना भी खाऊंगी। चच्ची की बात सुनकर तो मुझे शदीद खौफ होने लगी। मैं चाय के बहाने उठकर किचन में चली गई। अगर इनकी मेहमानदारी न करती तो अम्मी ने बहुत ग्लास लेनी थी। अभी चाय का पानी रखा ही था कि किचन में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे अहमद खड़ा था। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर जाकर चच्ची के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। मेरी बात के जवाब में वो खबीस मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ और तुम मुझे नज़रअंदाज करते या तो अपने कमरे में बंद हो जाती हो या अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हो। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ? ये कहते हुए वो मेरे करीब हो गया और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मुझे पता नहीं चला किस तरह मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। वो तो जैसे सख्ते में चला गया। फिर गुस्से से कहने लगा कि ये थप्पड़ तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। वो मुझे वार्निंग देता वो बाहर निकल गया और चच्ची से कहने लगा कि चलो घर चले। चच्ची ने बहुत पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला और चच्ची को लेकर वहाँ से चला गया। मुझे एक तो उनके आने पे बहुत गुस्सा था और ऊपर से अहमद का ये रवैया मुझे सख्त उलझन में मुब्तला कर रहा था। कुछ देर बाद ही अम्मी और भाभी चले आए। अम्मी ने जो मेरा ख़राब मूड देखा तो वजह पूछी। मैं तो जैसे इंतज़ार में बैठी थी एकदम फट पड़ी और अम्मी को सारी हकीकत बता दी। अम्मी तो जैसे सुनकर दिल थाम कर बैठ गई और कहने लगी कि उसकी इतनी ज़रूरत कि हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाले, उसने हमें समझा क्या हुआ है। अम्मी ने चच्ची को उसी वक्त फ़ोन करके बहुत सुनाई, बहुत बुरा भला कहा और यहाँ तक कि उनसे हर रिश्ता ख़त्म कर दिया और दोबारा उन्हें अपने घर ना आने का भी कह दिया। और फ़ोन बंद होने के बाद अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। मैंने उनको पानी पिलाया और आराम करने के लिए कमरे में लिटाई, लेकिन ख़ुद मेरी कैफियत अजीब सी हो गई थी। मुझे यूँ एकदम से इस रिश्ते का ख़त्म हो जाना भी अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बहरहाल अम्मी को चच्ची के आने से खुशी मिलती थी और अब मुझे अपना आप मुजरिम सा महसूस लग रहा था। फिर मैंने यही सोचा कि कुछ दिन बाद अम्मी को समझाकर चच्ची की सुलह करवा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये ख्याल ही रह जाएगा और मैं तो किसी और ही मसले मसाइल में उलझ कर रह जाऊंगी। इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। अक्सर बैठे बैठे या तो मैं बेहोश हो जाती या फिर मुझे चक्कर आने लगते। कभी कभी बैठे बैठे ऐसे लगता जैसे मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी और जगह पर हूँ। मुझे पहले तो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब घर वालों ने भी इस बात का एहसास दिलाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई मेरे साथ कोई मसला चल रहा है, क्योंकि मुझे रात को अक्सर डरावने ख्वाब सताने लगे थे जिनकी वजह से मैं सो नहीं पाती थी। मैंने अम्मी के साथ सोना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा मसला जूं का त्यों ही रहा। फिर मुझे अगर दिन के वक्त नींद आती तो ऐसे लगता जैसे कोई हाथ हिलाकर उठा देता है। मेरी हार्ट बीट तेज़ रहती, ब्लड प्रेशर कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता और कभी हल्का हो जाता। अम्मी ने मेरा बहुत इलाज करवाया, टेस्ट करवाए, सब रिपोर्ट्स ठीक थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरी इस कैफियत की वजह समझ नहीं आ रही थी। मेरा पढ़ने में भी दिल नहीं लग रहा था। मैं पढ़ने बैठ गई तो मुझे सफ़ेद स्याह लगते, मुझे कुछ याद नहीं हुआ था, मुझे लफ्ज़ नज़र आना बंद हो जाते थे। मैं परेशान होकर किताबें एक तरफ रख देती, मेरा किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मैं अपने कमरे में सोई हुई थी कि अचानक रात के 2 बजे जब मेरी आँख खुली, जो कि किसी बुरे ख्वाब की वजह से हुआ था, मैं एकदम डर कर उठ कर बैठ गई थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने करीबी मेज़ पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही सांस में पी लिया। अभी मैं अपने हवास बहाल कर ही रही थी कि मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी मुझे बुला रही थी। मैं परेशान हो गई कि अम्मी को इस वक्त क्या हुआ है जो मुझे आवाज़ें दे रही हैं।
मैं बाहर टीवी लॉन्च की तरफ आई तो फिर मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी की आवाज़ छत की तरफ से आ रही थी। मैं परेशान हो गई कि अम्मी मुझे ऊपर क्यों बुला रही हैं और ख़ुद इस वक्त ऊपर क्या करने गई है। लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद अम्मी की तबीयत घबरा रही हो तो इसीलिए छत पर चली गई होंगी, क्योंकि अक्सर अम्मी पहले भी चली जाती थी। यही सोचकर मैं छत की सीढ़ियाँ चढ़ गई। छत पर जाकर देखा तो मुझे अम्मी कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन बदस्तूर मुझे अम्मी की आवाज़ें आ रही थी, जो मुझे आवाज़ें दे देकर बुला रही थी। लाली, इधर आ जाओ, मैं इस तरफ हूँ। अम्मी की आवाज़ की सिमत मैं उस तरफ चल दी, जो कि मुंडेर के पास से आ रही थी। मैंने कहा, अम्मी आप कहाँ हैं, मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। ये कहते हुए मैं मुंडेर के पास चली गई और बाहर झांकने लगी। इतने में मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे कांधों से धक्का दे रहा हो। अब अम्मी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं आधी बाहर की तरफ लटक चुकी थी और ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। एकदम मुझे किसी ने पकड़ लिया और छत की तरफ खींच लिया। मेरी सांस तेज़ तेज़ चल रही थी। इतनी देर में मैं थक चुकी थी। मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि भाई था। और फिर मैं एकदम बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद हूँ और मेरे पास अम्मी बैठी हुई हैं। अम्मी मुझे होश में आता देखकर शुक्र अदा करने लगी और मेरे ऊपर कुछ पड़कर फूंका। मुझे जैसे अंदर तक सुकून मिल गया। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी मुझे क्या हुआ था, तो अम्मी ने मुझे सारा वाक़या सुनाया। लेकिन फिर कहने लगी कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि तुम रात के इस पहर छत पर क्या करने गई थी। अम्मी ने हैरत से पूछा तो मैं उल्टा हैरानी से अम्मी की शक्ल देखने लगी और कहने लगी, अम्मी आप ही ने तो मुझे बुलाया था और आपने ही तो मुझे आवाज़ें दे देकर कहा था कि लाली ऊपर आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। और जब मैं ऊपर गई तो मुझे आप नज़र ही नहीं आई और फिर आपकी आवाज़ आई कि आप मुंडेर के पास हैं, तो मैं उस तरफ चली आई। मेरी बात सुनकर अम्मी का रंग जर्द पड़ गया। अम्मी कहने लगी कि क्या तुम सच कह रही हो। अम्मी की बात सुनकर मैंने कहा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ऐसे ही हुआ था। अम्मी की बात से मैं भी थोड़ा परेशान हो चुकी थी। ताहम अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम टेंशन मत लो और आराम करो, मैं इस मामले को देख लेती हूँ। लेकिन मुझे टेंशन तो थी, क्योंकि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। अगर अम्मी ने मुझे रात को आवाज़ नहीं दी थी तो फिर आखिर छत पर कौन था। लेकिन नींद अब आंखों से कोसों दूर थी और सोचों का एक जहान मेरे अंदर आबाद हो चुका था। मैं बाहर टीवी लॉन्च में बैठी थी कि अम्मी ने मुझे कहा कि शाम को तैयार रहना, तुमने मेरे साथ कहीं जाना है। मैं थोड़ा हैरान हुई क्योंकि अम्मी कम ही मुझे कहीं पर लेकर जाती थी। मैंने पूछा, हमने कहाँ जाना है, लेकिन अम्मी ने जवाब नहीं दिया। मैं तैयार होकर अम्मी के साथ चली गई। अम्मी मुझे एक बस्ती में लेकर गई जहाँ पर पुराना सा खस्ता हाल छोटा सा घर था, जिसके दर दीवार का रंग भी उतर चुका था। लोहे का छोटा सा गेट था। अम्मी ने उस गेट को बजाया तो अंदर से एक 12 से 13 साल की बच्ची आई। अम्मी ने अपना तारुफ करवाया और कहा कि मुझे बीबी साहब से मिलना है। वो लड़की अंदर जाकर कुछ देर बाद दोबारा वापस आई और हमें लेकर बैठक में चली गई। मैं हैरत से इर्द गिर्द देख रही थी। ये एक सादा सा कमरा था जहाँ पर 4 कुर्सियाँ और एक छोटा सा मेज़ पड़ा हुआ था। एक कोने में पुरानी सी चारपाई बिछी हुई थी, जिसके ऊपर बदरंगी सी चादर बिछी हुई थी। बहुत ही सादा और गुर्बत से भरा घर था। न जाने किसका घर था जहाँ पर अम्मी मुझे लेकर आई थी, और अम्मी का इनसे क्या रिश्ता था। इससे पहले तो कभी अम्मी ने ना तो इनका नाम लिया था और ना ही कभी मैंने इनका जिक्र सुना था। फिर ये हमारे कौन से रिश्तेदार हैं। अभी मैं बैठी इन्हीं फजूल सोचों में उलझी हुई थी कि कमरे में एकदम से जैसे नूर उतर आया। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत बारोब और नूरदार चेहरे वाली खातून कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने हल्के से रंग की चादर ओढ़ी हुई थी, सादा सा लिबास पहना हुआ था, हाथ में एक तस्बीह थी और एक बड़े से नगीने वाली अंगूठी पहन रखी थी। मैंने एक नज़र में उनका जायज़ा लिया, लेकिन फिर मेरी नज़र उनसे हट नहीं रही थी। उनका चेहरा ही ऐसा था, मुझे तो जैसे उनके चेहरे ने अपना असीर कर लिया था। मैं और अम्मी उन्हें सलाम करके बैठ गए, तो वो भी हमारे सामने बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उनके बैठने के बाद अम्मी उन्हें कहने लगी कि बीबी साहब, ये मेरी बेटी है। इसके मसले के बारे में मैंने आपसे बात की थी और आज आपके पास लेकर हाजिर हुई हूँ। मेहरबानी कर इस पर नज़र कीजिए। अम्मी के कहने पर उन्होंने मेरी तरफ बगौर देखा और देखती ही रही। फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और पढ़कर तस्बीह पर फूंका, फिर आंखें खोल दी। अब वो मुझे कहने लगी, तुम पर किसी ने जादू किया है और ये जादू तुम पर आहिस्ता आहिस्ता असर करता जा रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी उम्र कम होती जाएगी। उनके कहने पर मैं एकदम खौफजदा हो गई और अम्मी भी शदीद परेशान हो गई।
ان کی بات سن کر مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہوں، لیکن امی کہنے لگیں کہ بی بی صاحب اس کا کوئی تو علاج ہوگا، کوئی تو حل ہوگا۔ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میں کیسے اس کو اپنے ہاتھوں میں اپنے سامنے اس طرح سے مرنے دوں؟ میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں، کچھ تو کریں۔ امی یہ کہتے ہوئے رونے لگیں تو بی بی صاحب نے ایک طرف بڑے کاغذ اور پینسل سے کچھ لکھا اور پھر وہ کاغذ مجھے دیا اور کہنے لگیں کہ اس کاغذ کو چبا جاؤ۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق وہ کاغذ چبا لیا اور کھا لیا، لیکن وہ کاغذ کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس گھٹنے لگا ہو، میرا گلا کوئی دبا رہا ہو۔ میں اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بی بی صاحب کی طرف دیکھنے لگی، لیکن بی بی صاحب نے کہا کہ پریشان مت ہو، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو بی بی صاحب تو کمرے میں موجود نہیں تھی، لیکن امی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن اسی وقت مجھے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم کی ساری طاقت نچڑ گئی ہو۔ امی نے میری یہ حالت دیکھی تو رونے لگی۔ لالی نہ جانے کس نے تم سے حسد کیا ہے اور یہ جادو کر دیا، نہ جانے کون تمہارا دشمن ہے۔ اس نے تمہاری ہستی کھیلتی زندگی کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ میری بچی کیسے دنوں میں نچڑ کر رہ گئی ہے۔ امی کے اپنے دکھ تھے، لیکن مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ آخر ایسا کون ہے جس کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہو، جس نے مجھے مارنے کے لیے جادو کیا ہو۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے بی بی صاحب سے اجازت لی تو انہوں نے کہا کہ 3 جمعراتوں تک آتے رہنا، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی تو ہم صرف اس کا علاج کریں گے، اس کے بعد جس نے یہ جادو کیا ہے اس کا جادو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بی بی صاحب نے مجھے پہننے کے لیے تعویذ اور پینے کے لیے بھی تعویذ دے دیے۔ امی کو سب کچھ سمجھا دیا، مجھے پرہیز بھی بتا دیا۔ میں سب کچھ سمجھ کر سن کر امی کے ساتھ واپس چلی گئی، لیکن اپنی جگہ پہ ہم دونوں ماں بیٹی بہت پریشان تھے۔ میرے سامنے تو میری ساری زندگی کا سوال تھا۔ مجھ سے ابھی تو پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا اور مجھے پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچنا تھا، لیکن یہ راستے میں کیا مشکل پیش آ گئی۔ میں بہت پریشان تھی۔ امی نے بی بی صاحب کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھائی شروع کر دی، مجھے تعویذ پلانا شروع کر دیے، لیکن میری حالت ابھی سنبھل نہیں رہی تھی۔ میرے ساتھ روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جس سے میری حالت اور خراب ہو جاتی۔ امی نے یہ دیکھتے ہوئے 2 دن بعد ہی بی بی صاحب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے جا کر بی بی صاحب کو سب کچھ بتایا۔ بی بی صاحب نے سن کر کہا یہ جادو بہت شدید ہے اور کسی نے بہت غصے اور حسد میں کیا ہے۔ میں تمہیں ایک راستہ بتا سکتی ہوں، تم وہ کرو تو یقیناً تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد بی بی صاحب نے جو بتایا وہ ہمارے لیے کافی حیران کن تھا، لیکن پھر بھی ہمیں چونکہ اس وقت علاج کی ضرورت تھی اس لیے ہم نے یہ طریقہ بھی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور امی اگلے دن ہی مزار پر چلے گئے اور جس طرح بی بی صاحب نے منت کا کہا تھا ویسے ہی کیا۔ مزار کے صحن میں درخت کے نیچے بیٹھے بزرگ نے مجھ پر نظر کرم کی۔ انہوں نے مجھے آواز بھی دی، لیکن میں اس وقت ڈر کر بھاگ گئی۔ لیکن اگلے دن میں دوبارہ گئی، خود ان کے پاس بیٹھ گئی، لیکن آج انہوں نے مجھے نہ تو دیکھا اور نہ ہی آواز دی اور نہ ہی کوئی بات کی، بلکہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ میں مایوس ہو کر اٹھ کر چلی گئی، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب سے میں مزار سے ہو کر آئی تھی مجھے اپنا آپ بہت ہلکا ہلکا سا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کاندھوں سے بھاری بوجھ اتر گیا ہو، اور اس دن میری طبیعت بالکل ٹھیک رہی۔ مجھے کوئی دورہ بھی نہیں پڑا، مجھے کوئی خواب نظر نہیں آیا۔ 3-4 دن میرے بہت اچھے گزر گئے اور پھر مجھے آدھی رات کو شدید دورہ پڑا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں لیکن آنکھ کھلنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری آنکھ تیز روشنی کی وجہ سے کھلی۔ میرے کمرے کی ساری بتیاں جل رہی تھیں جو کہ روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس بدولت میری آنکھ کھل گئی۔ لیکن یہ بتیاں کون آن کر گیا اور کیوں کر گیا؟ میں یہ سوچتے ہوئے اٹھ گئی اور بٹن بند کر کے واپس بستر پر چلی گئی، لیکن یہ کیا؟ ساری لائٹس پھر سے آن ہو چکی تھی۔ میں اب خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری نظر اچانک سامنے دیوار میں لگے شیشے پر پڑی جس میں مجھے کسی جانور کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا بھیانک اور بدشکل جانور تھا کہ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں ایک دم چیخنے لگی، چلانے لگی۔ امی، بھائی، بھابھی سب میرے کمرے میں اکٹھے ہو گئے، لیکن میں نے چیخنا بند نہیں کیا۔ امی نے مجھے ایک دم زور سے جھنجھوڑا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے دیکھا تو امی اور بھائی اور بھابھی میرے پاس تھے۔ مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، لیکن پھر ایک دم نہ جانے کیا ہوا،
मेरे दिल वाले मकाम पर एक टीस सी उठी, जैसे कोई ज़ोर से सुई चुभो रहा हो। मैंने अपने दिल पर हाथ रख दिया। मेरा रंग जर्द पड़ गया। अम्मी मुझे देखकर परेशान हो रही थी। मेरी रंगत देखकर मुझे पूछने लगी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये कहकर अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने अम्मी का हाथ दूर झटक दिया और भारी और भयानक आवाज़ में कहने लगी, दूर रहो मुझसे बुढ़िया। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? मेरे चिल्ले का वक्त है। खबरदार, जो मुझे किसी ने तंग किया या शोर डालने की कोशिश की, ये जगह खाली कर दो, मुझे यहाँ पर चिल्ला करना है। मेरी आवाज़ और अंदाज देख अम्मी और भाभी और भाई भी खौफजदा हो गए। मैंने उन तीनों को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। वो तीनों डरकर बाहर चले गए और मैंने वहाँ पर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में जगह जगह दीवारों के ऊपर काले रंग के निशान थे, जो शायद कोई शैतानी मंत्र या शैतानी अश्काल थी। मैंने तो जब होश में आने के बाद उन सबको देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन ये बात सच थी। अगले दिन अम्मी ने बीबी साहब को घर पर ही बुला लिया। बीबी साहब ने घर पर असरात देखे और कहा कि घर पर बहुत गहरा असर है, इसको मुकम्मल इलाज करवाना होगा, और जब तक लाली के ऊपर से ये जादू ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम इसे मज़ार में उस दरख्त वाले बुज़ुर्ग के पास छोड़ा। वहाँ पर 3 दिन में ही वो उसका इलाज कर देंगे और सारा असर ख़त्म हो जाएगा। बीबी साहब की बात सुनकर अम्मी ने परेशानी से उनकी तरफ देखा और कहने लगी, बीबी साहब, ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरी जवान बच्ची है, मैं कैसे उसे वहाँ इस तरह अकेला छोड़ दूँ? अम्मी की बात सुनकर बीबी साहब कहने लगी, वहाँ पर उसको कोई मसला नहीं होगा, वो बुज़ुर्ग तुमसे ज़्यादा इसकी हिफाजत करेंगे, और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं तो तुम भी इसके साथ वहाँ पर रह सकती हो। जब तक इसका इलाज चल रहा है तुम भी वहाँ पर रहो। बीबी साहब के कहने पर अम्मी ने सर हिला दिया और अगले ही दिन मुझे लेकर मज़ार पर चली गई। हालांकि मैंने अम्मी से इस मामले में बहुत ज़्यादा बहस की थी कि मुझे मज़ार पर नहीं जाना, लेकिन अम्मी नहीं मानी। उनका बीबी साहब पर बहुत यकीन था, इसीलिए अम्मी मुझे साथ लेकर वहाँ पर चली गई। मज़ार के ऊपर हर वक्त रश लगा रहता था। अक़ीदतमंदों का आना जाना सारा दिन चलता रहता था। मैं वहाँ पर एक तरफ कोने में बैठी रहती। पहला दिन तो इसी तरह ही गुजर गया। अम्मी को खुद भी नहीं पता था कि क्या करना है। वो भी मेरी तरह बस आते जाते लोगों को देखती रहती थी। मज़ार पर आकर वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, लेकिन मुझे सीने पर बोझ और कांधों पर बोझ महसूस होने लगा। ऐसे लगता था जैसे बहुत भारी चीज़ें उठाई। अगले दिन मैं जब मज़ार के सहन में चक्कर लगा रही थी तो दरख्त के नीचे बैठे बुज़ुर्ग ने मुझे आवाज़ दी। मैं थोड़ा खौफज़दा होती हुई जल्दी से उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं वहीं पर नीचे बैठ गई, और बुज़ुर्ग ने कुछ देर के बाद आंखें खोली और अपनी लाल सुर्ख आँखों से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे ऊपर तो गहरा जादू हुआ है। किसी ने तुमसे अपनी नफ़रत का बदला निकालना चाहा है। अपने आप को उस जादू से आज़ाद करो, वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगी। उसकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि मैं इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ, इसीलिए तो आपकी चौखट पकड़ी है, मुझे इससे निजात दिला दें। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर ये किसने किया है, लेकिन मैं इससे आज़ादी चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उन बुज़ुर्ग ने आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ने लगे। ये कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए चिल्ला काट लूँगा ताकि तुम पर से असर ख़त्म हो जाए, लेकिन तुम्हें खुद भी कोशिश करनी होगी, और जब तक यहाँ पर मौजूद हो मुझसे आकर दम करवाती रहना। मैंने सर हिला दिया और माँ के पास वापस चली आई। माँ को मैंने सारी बात बताई तो माँ ने शुक्र अदा किया कि बुज़ुर्ग ने खुद ही हम पर नज़र करम की है। मैं अब हर नमाज के बाद उनसे दम करवाने चली जाती। यहाँ पर आकर मुझे अजीब सा सुकून होने लग गया था। बुज़ुर्ग के पास मैं जब जाती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता। वो बुज़ुर्ग दरअसल कोई इतनी उम्र के नहीं थे, बल्कि वो एक जवान उम्र के थे, लेकिन अपने इल्म की बदौलत उन्होंने ये रूप धारा हुआ था। मुझे उनके पास जाकर अजीब सा सुकून मिलता था, और वो भी जैसे मेरे मुंतज़िर रहते थे। लेकिन एक बात अजीब लगती थी मुझे उनके पास जाकर। मैंने कभी किसी और को बैठे नहीं देखा, ना ही मैंने उन्हें किसी और को मुखातिब करते देखा था। वो सिर्फ मुझे ही मुखातिब करते थे और मुझे ही दम करते थे। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी। एक हफ्ता मैंने उसी मज़ार पर गुजारा। मैं उनकी रूटीन से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी। वो हर वक्त वहीं पर बैठे रहते थे। न मैंने उन्हें कभी खाते देखा, न पीते, और ना ही कभी वहाँ से उठकर जाते देखा। वो उसी दरख्त के नीचे बैठे रहते हैं। मैं हैरान होती थी कि वो तो यहाँ से हिलते भी नहीं हैं, आराम भी नहीं करते। 7 दिन के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर पर जा सकती हो। उनकी बात सुनकर मुझे उदासी सी हो गई, जैसे मैं उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मेरे चेहरे के उतरे रंग देखकर वो कहने लगे, क्या हुआ, क्या तुम्हें घर जाने की खुशी नहीं है? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
گھر جانے کی خوشی تو ہے، لیکن مجھے اس جگہ سے محبت سی ہو گئی ہے اور یہ جگہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اب تم بار بار یہاں پر آتی رہو گی، یہ جگہ ہی ایسی ہے۔ میں نے ان کی بات پر عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر اچانک سے جیسے مجھے خیال آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھے یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ میرے اوپر یہ جادو کس نے کروایا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ جادو کس نے کروایا تھا، ہاں لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جس نے بھی کروایا تھا وہ جلد ہی تمہارے سامنے آ کر تم سے معافی مانگے گا اور اپنا گناہ قبول کرے گا۔ میں نے اس کے اوپر عمل ہی ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا۔ ان کی بات پر میں مطمئن سی ہو گئی اور ان کو خدا حافظ کہتی گھر چلی گئی۔ گھر آ کر بھی ایک بے نام سی اداسی مجھے لگی رہی، گو کہ اب میری طبیعت ٹھیک تھی، مجھے دورہ بھی نہیں پڑتا تھا، مجھے برے خواب نظر نہیں آتے تھے، مجھے ڈر نہیں محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل کو جیسے اداسی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے ماں سے کہا کہ ماں مجھے آج مزار پر جانا ہے۔ ماں بھی شاید میری عقیدت مندی سے واقف تھی، اسی لیے مجھے وہاں پر لے آئی۔ وہاں جا کر میں نے درخت کے نیچے ان بزرگ کو دیکھا تو سیدھی انہی کے پاس ہی چلی گئی۔ وہ بھی جیسے میرے منتظر تھے، بند آنکھوں سے ہی مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اتنی جلدی واپس آ گئی ہو، کیا ہوا؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آئی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے، میں بند آنکھوں سے بھی تمہیں دیکھ سکتا ہوں، کہو کیسی ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مزار پر آؤں اور آپ سے ملوں، اسی لیے چلی آئی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اب تم بار بار آؤ گی۔ ان کی بات پر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اب میں اپنی دھڑکن سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شاید میری کیفیت سمجھ رہے تھے، اسی لیے بغور مجھے دیکھنے لگے، لیکن میں خاموشی سے وہاں سے واپس چلی گئی۔ اب میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ مزار پر نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، اب ان کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میری اسی کیفیت میں دن گزر رہے تھے کہ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ چچی اور احمد گھر پر چلے آئے، میں تو انہیں دیکھ کر اندر کمرے کے بند ہو گئی۔ وہ پہلے ماں کے پاس بیٹھے، پھر کچھ دیر بعد ماں مجھے بلانے کے لیے آئی اور کہا، تمہاری چچی تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، آ کر ان کی بات سن لو۔ میں نے ماں کو شکوہ بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ماں، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا کہ مجھے ان لوگوں سے نہیں ملنا، لیکن آپ پھر بھی مجھے بلانے کے لیے چلی آئی ہیں۔ لیکن ماں نے مجھے واسطہ دے کر اور مجبور کر کے ان سے ملنے پر راضی کر لیا۔ میں جیسے ہی چچی کے سامنے آئی، چچی ہاتھ جوڑ کر میرے آگے کھڑی ہو گئی۔ مجھے چچی پہلے سے تو بہت کمزور لگیں، جیسے کہیں بیمار رہی ہوں۔ چچی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دے لالی، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، میں حسد اور نفرت کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی، تو نے میرے بیٹے کو ٹھکرایا، اسے دھتکارا، مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے تیرے اوپر جادو کروا دیا تاکہ تو مر جائے اور دوبارہ مجھے کبھی نظر نہ آئے۔ لیکن دیکھ قدرت نے میرے ساتھ کیا بدلہ لیا، مجھے خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اب میں بس اپنی آخری سانسیں گن رہی ہوں اور تیرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوں، مجھے معاف کر دے، شاید تیری معافی سے میری منزل آسان ہو جائے۔ چچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی، لیکن چچی نے جو ظلم مجھ پر کیا، مجھے سن کر بہت دھچکا لگا کہ آخر وہ اتنی نفرت کیسے کرنے لگی تھی، کیوں اپنی نفرت میں اتنی پاگل ہو گئی کہ انہوں نے میرے مستقبل کا بھی نہیں سوچا۔ لیکن پھر بھی ماں کے کہنے پر اور چچی کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ بے شک میں نے آپ کے گناہ کے لیے آپ کو معاف کیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ مجھ سے کوئی توقع مت رکھیے گا، نہ تو میں اب آپ سے پہلے کی طرح پیار جتا سکتی ہوں، نہ ہی آپ کے ساتھ پہلے کی طرح رشتہ قائم رہ سکتا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر رہیں اور ہم اپنے گھر رہیں۔ میری بات سن کر چچی کا چہرہ مرجھا گیا۔ احمد نے بھی مجھ سے الگ سے معافی مانگی، میں نے اسے بھی معاف کر دیا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے پیچھے ہی کچھ دیر بعد امی چلی آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تم نے بہت اچھا کیا جو انہیں معاف کر دیا، معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح سے اس کے لیے آسانی ہو جائے اور اس معافی سے تمہارے لیے بھی آسانی ہو۔ میں نے امی کی بات سن کر کچھ نہیں کہا، اور جب کہا تو صرف یہی کہا کہ امی مجھے مزار پر جانا ہے۔ میری بات سن کر امی حیرت سے بولی کہ اب کیا کرنے جانا ہے وہاں پر، جب کہ تمہارا مسئلہ تو حل ہو چکا۔ تو میں نے کہا میرا ایک آخری کام رہتا ہے، میں نے وہ کر کے آنا ہے، مجھے ایک بار مزار پر لے چلیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، پھر کل چلیں گے۔ میں اگلے دن امی کے ساتھ ظہر کے بعد مزار پر چلی گئی۔ مزار کے درخت کے نیچے ہی وہ بزرگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے،
मैं सीधी उन्हीं के पास चली आई। अम्मी अंदर मज़ार की तरफ बढ़ गईं। वो मेरे ही मुंतज़िर थे। मेरे बैठते ही उन्होंने आंखें खोल कर देखा और कहा, आज तुम उन सारी मुश्किलों से निकल आई हो जो तुम्हारी ज़िंदगी में थी। अब से तुम अपनी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह गुजारना। इस जादू का असर तुम पर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब कोई मुश्किल नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर कुछ बोल भी न सकी और हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। वो बगौर मेरी हरकत देख रहे थे। कहने लगे, कुछ कहना चाहती हो? मैंने सर हिला दिया। वो बोले, कहो, क्या कहना है? मैंने कहा, मुझे जितना सुकून आपके पास आकर मिलता है इतना कहीं पर भी नहीं मिलता। मुझे नहीं मालूम ये क्या है, ये मोहब्बत है, अकीदत है या क्या है, लेकिन मेरा 1-2 दिन के बाद ही आपसे मिलने को, आपको देखने को दिल करता है। मैं इसे क्या समझूं? मैंने बेबसी भरे लहजे में कहा तो वो खामोश होकर मुझे देखते रहे और फिर कहने लगे, तुम मेरी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक जिनजात हूँ। मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया था ताकि तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकूं। तुमने देखा होगा कि ना मैं यहाँ पर किसी से मिलता हूँ और ना ही बात करता हूँ। अरे तुम्हारे अलावा तुम्हें किसी को नज़र भी नहीं आता। उन्होंने जैसे मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ तोड़ डाले। मैं हैरानी से उनकी शक्ल देखती रही कि मैं इतना अरसा एक जिनजात से मोहब्बत करती रही, एक जिनजात से बातें करती रही और मुझे पता भी नहीं चला। मैं एकदम उठकर खड़ी हुई तो वो कहने लगे, डरो मत, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद के ख्याल से आया था और अब मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊँगा। दोबारा शायद हमें कभी मिलने का मौका ना मिले, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखना। उनके मोहब्बत भरे लहजे पर मेरा दिल एकदम भर आया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मज़ार पर आए लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते हुए गुजर रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। जब रो रो कर मेरा दिल हल्का हो गया तो मैंने आंखें साफ करके उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुरा कर मुझे कहा, अब आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारे लिए आगे बहुत सी खुशियाँ हैं। उनकी बात सुनकर मैं उठ खड़ी हुई और बुझे अंदाज में वापस चल पड़ी। मज़ार से निकलते हुए मैंने एक आखिरी नज़र पीछे मुड़कर देखा तो दरख्त के नीचे वहाँ पे अब कोई नहीं था और मुझे पता था कि शायद आइंदा ज़िंदगी में मुझे दोबारा उन्हें देखने का मौका भी ना मिले। मैं बुझे दिल के साथ घर चली गई। इस कैफियत से निकलने में मुझे कुछ दिन लगे, लेकिन फिर मैंने खुद को मजबूत किया और दोबारा से अपनी पढ़ाई में अपना दिल लगाया। और आज इतने सालों के बाद जब मैं कमिश्नर की पोस्ट पर तैनात हुई हूँ तो मुझे वो बुज़ुर्ग दोबारा नज़र आए। उन्होंने मेरी कामयाबी पर मुस्कुरा कर मुझे सराहा तो मुझे यकीन हो गया कि वो शुरू से अब तक मेरे साथ सिर्फ मेरी कामयाबी और हिफाजत के ख्याल से थे। और अब जब मैं इस कैफियत से निकल आई हूँ तो मैंने माँ को शादी के लिए हाँ बोल दी, जो इतने अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।